Very good morning, my dear friends. I am Dr. G.D. Rathod, currently working as Assistant Professor of Economics, Nanla Singh College, Jaipur, Daudpur, Saran. Today we are discuss of Economics Honors Paper 1 and his subtopic Concept of Demand in the chapter number 2. The concept of demand is a very important of the economics because of the demand is directly linked to the economy in the country. What is meant by demand? Demand is equal to desire plus purchasing power plus willingness to spend plus particular time and price. मतलब सामान्य अर्थ में मांग से अभिप्राय वस्तु की इच्छाओं से होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ प्रभावपूर्ण मांग से लिया जाता है। प्रभावपूर्ण मांग का अर्थ यहाँ पे वस्तु की इच्छा है, धन की क्रय शक्ति, एक निश्चित समय में और मूल्य और साधन को व्यय करने की तत्परता से लिया गया है, जिसे ही मांग कहा जाता है। In other words, demand is the quantity of goods that consumers are willing and able to purchase at various price during a particular period of time. मतलब ग्राहक पर्टिकुलर पीरियड और टाइम में दिए हुए मूल्य पर वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी की जाती है, इसे डिमांड कहा जाता है। Another most important point, डिमांड फंक्शन। डिमांड और प्राइस में जो रिलेशन होता है उसे डिमांड फंक्शन कहा जाता है। डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी। डी का मतलब होता है डिमांड, एफ का मतलब होता है फंक्शन और पी का मतलब होता है प्राइस। डी क्या है यहाँ पे? डिपेंडेंस वेरिएबल है और पी क्या है? इंडिपेंडेंस वेरिएबल है। इसका मतलब होता है डी किस पे निर्भर करता है? प्राइस पे निर्भर करता है। एंड अनदर पॉइंट, डिमांड शेड्यूल, मांग तालिका। मांग तालिका का मतलब होता है कि एक टेबल दिखाया जाता है, उसमें प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड दिखाया जाता है, उसे मांग तालिका कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड शेड्यूल इज अ table that show the quantity demanded of the goods or service at the different price level. Generally, there is an inverse relationship between the price and demand. There are two types of demand schedule. First, individual demand schedule, जो एक व्यक्ति की मांग को कहा जाता है, और मार्केट डिमांड शेड्यूल, जो सभी व्यक्तियों की मांग को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मार्केट में टोटल कंज्यूमर 100 है, तो उसमें से केवल एक कंज्यूमर की जो डिमांड होती है उसको क्या कहा जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और सभी व्यक्ति मतलब 100 व्यक्ति की डिमांड को मार्केट डिमांड शेड्यूल कहा जाएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइंड ऑफ डिमांड। देयर आर 5 काइंड ऑफ डिमांड। डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है डायरेक्ट कंजप्शन पर्पज के लिए जो वस्तुएं खरीदी जाती है उसे डायरेक्ट डिमांड कहा जाता है। डायरेक्ट डिमांड रिफर टू डिमांड फॉर गुड मीन फॉर द फाइनल कंजप्शन. It is the demand for consumer goods, like that food items. Then indirect demand. Indirect demand को secondary demand कहा जाता है। Indirect demand means demand for the commodity to be the used in the production of their commodity. For example, demand of labor,
रॉ मटेरियल इत्यादि को इनडायरेक्ट डिमांड कहा जाता है। जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड रिफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर कमोडिटी और सर्विस व्हेन दे आर डिमांड टुगेदर। जॉइंट डिमांड का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपको चाय पीना है, चाय पीने के लिए क्या लगता है? दूध लगेगा, चाय पत्ती लगेगा, अ, और सब माचिस है वो सब लगेगा, और इसके लिए जो डिमांड किया जाता है उसे जॉइंट डिमांड कहा जाता है। देन कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब होता है कि मान लीजिए कि चाय के मूल्य में वृद्धि होने पर अगर कॉफी की मांग जो बढ़ जाती है उसे कॉम्पिटिटिव डिमांड कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव डिमांड मीन्स इम्पैक्ट ऑफ वन गुड्स प्राइस एंड अनदर गुड्स डिमांड। देन कंपोजिट डिमांड, जब किसी वस्तु या सेवा का उपयोग हर जगह हर किसी को होता है उसे कंपोजिट डिमांड कहा जाता है। दिस रेफर टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विच हैव द मल्टीप्लाई यूजेस, मल्टीप्लाई यूजेस को कंपोजिट डिमांड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, जिसे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या साधन भी कहा जाता है। फर्स्ट, चेंज इन प्राइस, प्राइस और डिमांड में निगेटिव स्लोप होता है, रिलेशन निगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। चेंज इन इनकम, इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, मतलब आय में वृद्धि होने पर डिमांड में वृद्धि हो जाता है और आय में कम होने पर डिमांड कम हो जाता है। देन चेंज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में परिवर्तन। मान लीजिए कि पॉपुलेशन बढ़ गया तो डिमांड बढ़ जाएगा, इसलिए इसका जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द पॉजिटिव। एंड देन चेंज इन द हैबिट, टेस्ट एंड फैशन, हैबिट, टेस्ट, फैशन में वृद्धि होने पर या बदलाव आने पर डिमांड में बदलाव आता है। इसे चेंज इन सेशन एंड क्लाइमेट, अगर मौसम तथा जलवायु में परिवर्तन होता है तो मांग बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल छतरी, ऊनी वस्त्र आदि। एंड लास्ट, चेंज इन द रिलेटेड कमोडिटी, संबंधित वस्तु की मूल्य का परिणाम अदर वस्तु की डिमांड पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल चाय, कॉफी, अगर चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो कॉफी की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब रिलेटेड कमोडिटी की परिणाम अदर कमोडिटी पे होता है। एंड लास्ट पॉइंट in this my lectures, and last point, law of demand. Dear friend, the concept of supply and demand was first used by James Stewart his inquiry into the principle of political economy, published by 1767. And another, the concept of supply and demand was second used by Adam Smith in his inquiry into the nature of cost, wealth of nation, published 1776. But the model was further developed and popularized by Alfred Marshall in the 1819 textbook Principle of Economics. Principle of Economics. The law of demand means other thing remaining constant. More price, low demand. Low price, more demand. That is known as demand.
Law of demand indicated that there is an inverse relationship between price and demand. In this theory, and next point, assumption, there should be no change in the income of the consumer. अगर किसी यो ये जो सिद्धांत है अगर ये लागू होना चाहिए तो इनकम में बदलाव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा और डिमांड बढ़ जाएगा तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसलिए देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एंड सेकंड, there should be no change in the taste preference of the consumer। मान लीजिए कि टेस्ट प्रिफरेंस फैशन में मान लीजिए कि बदलाव हो गया तो क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि नया फैशन आ गया तो जल्दी नया फैशन आ गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और ये जो सिद्धांत है लॉ ऑफ डिमांड का ये लागू नहीं होगा। इसलिए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट ऑफ टेस्ट एंड प्रिफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। प्राइस देन प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी कांस्टेंट। मान लीजिए कि रिलेटेड कमोडिटी चाय और कॉफ़ी ले लीजिए। अगर मान लीजिए चाय की कीमत 2 रुपये से 10 रुपया बढ़ गया और कॉफ़ी की कीमत कांस्टेंट है तो क्या होगा कि चाय की डिमांड घटेगी और कॉफ़ी की बढ़ जाएगी। इसलिए प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड के लिए साइज ऑफ द पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज। मतलब जो पॉपुलेशन का आकार है, साइज है, उसमें क्या बदलाव नहीं आना चाहिए। मान लीजिए कि अब इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है और 10 साल में 150 करोड़ के ऊपर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि मांग बढ़ जाएगा। मांग बढ़ने से लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। इसलिए साइज ऑफ द पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज। एंड इन ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये प्राइस डिमांड शेड्यूल के माध्यम से ही हम स्पष्ट कर सकते हैं और ये स्पष्ट करने के लिए हमने एक प्राइस डिमांड शेड्यूल है ये जो तरीका है इसमें प्राइस जब प्राइस 1 है तो डिमांड 5 और प्राइस 2 तो डिमांड 4, प्राइस 3 तो डिमांड 3 और प्राइस 4 तो डिमांड 2 और प्राइस 5 तो डिमांड 1। इसका मतलब होता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड घटेगा। और इसके विपरीत फॉर एग्जांपल प्राइस 5 है तो डिमांड 1, प्राइस 4 तो डिमांड 2, प्राइस ऐसे नीचे 1 तो प्राइस 5। मतलब जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा। ये इस डायग्राम में भी दिखाया जा सकता है। In this diagram, X line in demand and Y line in price. For example, price 1, demand 5. Price increase in 2 and demand is 4. इसका मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होगा और जैसे जैसे प्राइस
बढ़ेगा वैसे, सॉरी, प्राइस कम होगा वैसे डिमांड बढ़ेगा। ये जो डीडी है इसे डिमांड कर्व जा कहा जा सकता है, कहा जाता है। और डीडी जो है वो दाएं से बाएं नीचे की ओर रहता है, और प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप निगेटिव होता है ना। इन दिस theory, in last point expansion to the law of demand, ये जो सिद्धांत है युद्ध या भविष्य में मूल्य में परिवर्तन की आशंका, प्रदेशम प्रभाव, अत्यावश्यक वस्तु, महामारी, तेजी मंदी, अज्ञानता प्रभाव में ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। थैंक यू।